हाय एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, ग्लोबल और इंडियन मार्केट की वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर यहां पर जरूर देना चाहता हूं। देखिए, हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी कई सारी निगेटिव बातें करूं जो आप इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि ये सौरभ भाई बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं वही बातें बोलूंगा जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। यानी ना तो मैं आपको बेचने के लिए बोलूंगा, ना आपको मैं खरीदने के लिए बेचूंगा, क्योंकि मैं कोई रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं हूं। लेकिन ये समय दोस्तों पिछले कई दशकों के बाद आया है और ये समय उतना ही खराब आपके लिए है जितना खराब पूरी दुनिया के लिए है। इस समय में आपको आपके पैसे की निगरानी बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो समय है जहां पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ क्रैश के बारे में आपको सुनाई दे रहा होगा। हम इस बारे में डिस्कस करने की कोशिश जरूर करेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, नॉमिनल अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। लेकिन इस समय दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। देखिए, मेरे पीछे आप कुछ लाल 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 देख रहे हैं। ये हाल है दोस्तों पिछले शुक्रवार की रात जब स्टॉक मार्केट अमेरिकी बाजार का बंद हुआ। यानी अगर हम केवल स्टॉक मार्केट अमेरिकी का छोड़ के इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे, निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 का भी वही हाल है। सबसे ज्यादा जो हलचल मच रही है वो मच रही है आईटी स्टॉक्स पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले स्टॉक्स पर। फार्मा के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई। शुक्रवार के दिन फार्मा वाली सारी की सारी शेयर यहां पर लुढ़की। क्यों? क्योंकि उस पर भी टैरिफ के बारे में बातें होने लगी। अब देखिए, हमारा जो देश है, हम अभी इंडियन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद इंडिया के साथ साथ हम लोग क्रिप्टो जगत, गोल्ड, ऑयल, उसके बाद अमेरिकी बाजार, सबके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। जल्दीबाजी नहीं है। अगर आपको जल्दीबाजी है तो कृपया इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, बाद में जब आप खाली होइएगा तब देखिएगा। देखिए, भारत देश के पहले आप ट्रेड को समझने की कोशिश करिए। हम निर्भर ज्यादा हैं, हम दूसरों देशों पर बहुत निर्भर रखते हैं कि भाई वहां से माल हमारी कंट्रीज में आए, चाहे तेल हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे जिस भी प्रकार की चीजें हो, चाहे वो वेपन ही क्यों ना हो। बहुत ज्यादा हमारा जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे कंट्रीज पर है और अमेरिका सबसे ज्यादा लीड करता है डिपेंडेंसी में अपने आप में इंडिया के ऊपर। तो हो क्या रहा है कि जैसे ट्रंप ने क्या किया कि सारे के सारे कंट्रीज पर रेसिप्रोकल टैरिफ, सेक्टोरल टैरिफ का बर्डन डाल दिया। अब ये चीज समझने की कोशिश करो कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये क्यों खराब होते जा रहे हैं। हम कोई भी सामान अगर मंगवा रहे हैं, आराम से समझना, अमेरिका से हम कोई भी सामान मंगवा रहे हैं, अब उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा। टैक्स ज्यादा लगेगा तो हम अपनी कंट्रीज में उसको लाके और थोड़ा टैक्स बढ़ाएंगे या उसी के अप्रोप्रिएट रख के बेचेंगे। तो जो चीजें आज हमें 1.5 रुपए में मिलती हो सकती है वो 2 रुपए में मिले, जो चीजें हमें 5 रुपए में मिलती हो सकती है वो 10 रुपए में मिलने लगे। तो इस वजह से एक खतरा मंडरा रहा है पूरी की पूरी दुनिया पर, वो है रिसेशन का खतरा। रिसेशन का खतरा यानी कि जब भी रिसेशन हिट करता है किसी भी कंट्रीज में, लाइक अगर आपने कोविड के समय देखा होगा तो सबसे ज्यादा क्या हिट करता है कि भाई इकोनॉमीज जो होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, प्रोडक्शन रेट्स कट हो जाते हैं, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाता है, उसके बाद आदमी के पास उतनी स्पेंडिंग पावर नहीं रह जाती, कंज्यूमर स्पेंड नहीं करता है, ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ जो है कंट्री के रुक जाते हैं। इन 4 पैरामीटर्स को बिठा दिया जाए एक डब्बे में तो उसको हम रिसेशन का नाम देते हैं। रिसेशन वो दौर जहां पर किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होता। अब समझने वाली बात यह है कि अमेरिका ने यह बवाल तो मचा दिया, लेकिन हमारे पास क्या पुख्ता सबूत है कि हम रिसेशन चिल्ला रहे हैं। लेकिन अभी एक चीज मैं यहां पर बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट करना चाहता हूं कि इंडियन मार्केट के ऊपर अभी भी कोई भी ऐसी कमेंट्री, चाहे वो IMF हो, चाहे वो JP मॉर्गन हो, चाहे वो कमासा हो, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो, किसी ने भी अभी कमेंट नहीं किया कि इंडियन मार्केट के अंदर किसी रिसेशन नाम का खतरा है। क्यों? क्योंकि देखो, यहां पर एक कहावत जो बार बार मैं रिपीट करता हूं, आपने इसको किसी किताब ना किताब में पढ़ा होगा कि अगर अमेरिका छींकेगा तो सर्दी सबको लगेगी, कोल्ड सबको पकड़ेगा। और अगर अमेरिका का हाल अभी के लिए कंसीडर करें तो जितने भी बड़े से बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो प्रेडिक्ट करते हैं रिसेशन को, सबने करीब करीब 40 से लेके 60% के जोन में डाल दिया है कि 2026 आते आते अगर इस तरीके का टैरिफ वार रहे,
बढ़ेगा तो अमेरिका के अंदर रिसेशन आना तय है। और अगर अमेरिका के अंदर रिसेशन आना तय है, इसका मतलब कोई भी देश जल्दी बचता नहीं है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, रिसेशन हर जगह आ जाता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। अच्छा, इसी के साथ साथ एक अपडेट और भी मैं दे देता हूं, बहुत ध्यान से देखना, भी लंबी वीडियो चलेगी। एक अपडेट और दे देता हूं कि बहुत भारी संख्या में आज अमेरिका के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं हो रहा है कि ट्रंप टैरिफ ला दिए, नहीं। आपने सुना होगा कि ट्रंप ने मेल और फीमेल के अलावा तीसरा कोई जेंडर यहां पर नहीं लाया, है ना। तो जो तीसरे समुदाय है, अदर्स जेंडर जो है, वो भी यहां पर बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ में कई इकोनॉमिक टर्नआउट हुआ, उसकी वजह से भी लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इलॉन मस्क को अनकंडीशनल फेवर देने की वजह से भी लोग यहां पर बहुत सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मिलाकर ये बात तो एकदम तय है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो अमेरिका को ग्रेट तो नहीं, लेकिन सारी दुनिया को ढकेल जरूर दे रहे हैं गड्ढे में। यह है अभी तक का मोटा मोटा अपडेट। अब आ जाते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा देता हूं। यहां पर अभी तक पिछले एक हफ्ते के अंदर, पिछले एक हफ्ते छोड़िए, पिछले 2 दिन के हफ्ते, मात्र फ्राइडे और उसके एक दिन पहले में 10 लाख करोड़ का लॉस हो चुका है इन्वेस्टर्स को। ये न्यूज, ये रिपोर्ट्स आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। इसमें इंडिया भी शामिल है, इंडिया में भी बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, जिनके बारे में भी हम डिटेल में धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप मार्केट के अंदर देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पर 2 फोटो एक तरीके के लगाया है। ये ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर कुछ बातें बोली हैं। तो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इस टैरिफ को बड़ा गलत बताया। उन्होंने बताया कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे लिए बड़ा खराब समय है। अब आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं। सिंगापुर एक छोटी कंट्री है और इस तरीके का जो ट्रेड है और ये जो ट्रेड वार है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका हमेशा से ट्रेड को अप्रिशिएट करने वाली कंट्री हुआ करती थी, बट ट्रंप के आने के बाद सिचुएशन बदल गया है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे ऐसी चीजें देखी है, तो हम अच्छी तरीके से इसको भी ओवरकम कर ले जाएंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने क्या बोला कि दिस टैरिफ माइट स्लो अस डाउन बट दे वॉन्ट स्टॉप अस। ये टैरिफ हमें धीरे तो कर सकता है बट हमें रोक नहीं सकता। विल कीप आवर डोर्स ओपन फॉर बिजनेसेस, कीप आवर फ्रेंड्स क्लोज एंड मेक श्योर नो वन हियर गेट्स लेफ्ट बिहाइंड। आई प्रॉमिस यू योर गवर्नमेंट will work day and night to keep our country strong and our future bright. So let's hold our heads high, stay united and show the world what Singapore is made of. तो यहाँ पर हर कंट्री अपने अपने बारे में, अपने अपने जनसंपर्क के बारे में, अपने अपने कंट्री के पावर दिखाने के लिए ये बात जरूर बोल रहा है कि भाई हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हम स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, हम अलग अलग देशों के साथ और आयात निर्यात के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के और बिजनेसेस को हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो सबसे बड़ा खतरा है, खतरा यही है कि जिस तरीके के टैरिफ्स आ गए हैं, जिस तरीके के रिस्क एसोसिएशन हो रहे हैं, आपके सामान की वैल्यू कहां जा रही है, आप जो गुड्स या जो प्रोडक्ट्स या जो सर्विसेज ले रहे हो उसकी वैल्यू कहां जा रही है, वो तो आसमान छूने वाला है। एक आम आदमी के पॉकेट से कितना पैसा निकलेगा। आज आप अंडे खरीद रहे हो, ऐसा थोड़ी कि हम ही सब अंडे बनाते हैं। आप आज गाड़ियां खरीद रहे हो, आज इंडिया का हाल देखिए, इंडिया खुद इतने सारे टैक्सेस लगा के रखता है। अब अमेरिका की गाड़ियां आएंगी, उस पर 30%, 16%, 26% टैक्स और लगेगा। जो 1.5 करोड़ वाली गाड़ी है वो तो 3 करोड़ हो गई, वो तो 2 करोड़ हो गई। तो यही सबसे बड़ा खतरा है अभी जो आपको समझना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। अभी मैं आपको एक थोड़ी सी समरी दे देता हूं ताकि आपको ये हफ्ते का जो पुराना सारा का सारा काम हुआ है वो आपको समझ में आ जाए और आप आगे के लिए अपनी एनालिसिस बना ले। देखिए, 2 से 6 अप्रैल में आपको दिखा होगा कि ट्रंप ने बहुत अलग अलग टैरिफ्स अनाउंस किए। इन टैरिफ्स में इंडिया भी शामिल है, जिसमें इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगा, उसके बाद 20% ईयू पे लगा, 34% चाइना पे लगा, 46% वियतनाम पे लगा और अप टू 49% लगा कंबोडिया पे। ये टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ है और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने यह भी बोला है कि अभी तो हम हाफ टैरिफ लगा रहे हैं बबुआ, इसके बाद भी हम लगा सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अगर कोई कंट्री जो है हमारे साथ नेगोशिएट करना चाहती है तो उसके लिए भी हम ओपन है, लेकिन उनको भी अपने टैरिफ को घटाना पड़ेगा। हमसे पैसा लोगे तो हम तुमसे दुगना लेंगे। तीसरी चीज, चाइना को उन्होंने फिर से धमका दिया कि चाइना बहुत जल्दी तुम पैनिक में आ जाते हो, तुमको हमसे बतियाना चाहिए था, तुम तो घबरा गए और तुम घबरा नहीं सकते। मैं सच बता रहा हूं, यही स्टेटमेंट उनका है। आपको लग रहा होगा चाइना को डरा रहा है,
चाइना ने क्या किया अभी आगे पता चलेगा आपको। तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट क्या दिया है कि चाइना तुम घबरा गए, तुमको घबराना नहीं चाहिए था, तुमको हमसे बात करना चाहिए था, क्योंकि तुम घबरा सकते ही नहीं हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम घबरा जाओ। सच बता रहा हूं मैं, अभी आपको मजा आएगा, सुनते रहिएगा। उसके बाद इसका इंपैक्ट क्या होता है कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट प्लंग्ड विद द डाउ जोन्स ड्रॉपिंग नियरली 1700 पॉइंट ऑन अप्रैल 3। आप समझो, और अप्रैल 4 का तो आपने हिसाब किताब देख ही लिया है, 2200 पॉइंट गिर गया, यानी 5% का क्रैश आपको मार्केट के अंदर सिर्फ ये टैरिफ टैरिफ की वजह से मिल गया। अब अमेरिका ने सबको तो लाचार कर ही दिया था कि भाई ये लो ये लो ये लो वो लो, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं पर अगर वाइप आउट हुआ इन्वेस्टर्स का मनी तो वह है अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको अपना खुद नहीं बचा रहा है, खुद अपनी कंट्री की इकोनॉमी नहीं बचा रहा है। खुद के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया तुम तो इलॉन को अनकंडीशनल फेवर दे रहे हो, इलॉन मस्क के लड़के के साथ घूम रहे हो, तुम ये बातें बोल रहे हो, तुम्हारा बेटा जो इरिक है वो कुछ और बोल रहा है, बोला क्रिप्टो खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, क्रिप्टो की तुम तहस नहस कर दिए। तो अलग अलग सुविधाएं जो है ट्रंप ने दी, और कोई भी सुविधाएं किसी के लिए काम आया नहीं। अच्छा जी, अब यहां पर एक चीज और देखिए, एनालिस्ट वार्न ऑफ अ पोटेंशियल ग्लोबल रिसेशन विद द कंज्यूमर प्राइस इन यूएस एक्सपेक्टेड टू राइज शार्पली इजी एट $23 आईफोन। आज आईफोन आपको $1500 में मिल जाता है, $1200 में मिल जाता है, या ज्यादा $1800 में मिल जाता है। उसमें आप सोचो कि $400 से $500 की वृद्धि सिर्फ एक एवरेज फोन की बात मैं कर रहा हूं, एक एग्जांपल के लिए। तो यही सबसे बड़ा, आपको लग रहा होगा टैरिफ क्या है, सबसे बड़ा खतरा यही है कि जो कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, नौकरी थोड़ी बढ़ गई, सैलरी थोड़ी बढ़ा दे रहे हो कि चलो भैया तुम 1.5 लाख कमाते हो, तुमको 2 लाख देंगे अब, लेकिन आपने खर्चे बढ़ा दिए, क्योंकि आपको सच बात तो ये है कि दूसरी कंट्रीज भी बेचारे उतने में ही पाएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि वो सस्ते में पा रहे हैं, तो जो पाएगा वही तो बेचेगा। आगे चलते हैं और मजेदार चीज अभी आपको दिखाता हूं, बस बने रहो। कंट्रीज काउंटर अटैक। अब देखो सब तो चुप रहेगा नहीं, उसमें कुछ ने बहुत अच्छी तरीके से अमेरिका को डराया, लेकिन वही जो स्टेटमेंट मैंने बोला ना, अमेरिका ने चाइना को बोला था, क्यों बोला था देखो, चाइना ने 4 अप्रैल 2025 को रिस्पॉन्स किया। क्या रिस्पॉन्स किया भाई चाइना ने? चाइना हिट बैक विद 34% टैरिफ ऑन ऑल यूएस गुड्स इफेक्टिव अप्रैल 10, यानी अप्रैल 10 तक अभी तो मैटर ऐसे ही रहेगा। अभी तो ये आपको दिख रहा है 2-4 दिन की अभी मेहमानबाजी, अभी मार्केट के अंदर और खतरा मंडरा रहा है। देखो खतरा का मतलब ये नहीं होता, आपको ये लग रहा होगा कि सौरभ भाई हमेशा जब आप खतरा बोलते हो तो मतलब मार्केट क्रैश होता है। नहीं, मैं मार्केट क्रैश, मार्केट अप का प्रेडिक्शन करने आया ही नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल चीजें उसको बता रहा हूं। खतरा मतलब ये होता है कि मार्केट में और वोलेटिलिटी आएगी, विक्स और तेजी से राइज करेंगे 10 अप्रैल के बाद, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट और तरीके से होगा या ट्रंप कुछ और बोलेंगे, तो जो वोलेटाइल फैक्टर है वो ऐसे मार्केट को ले जाएगा, और इसको खतरा बोलते हैं। देखिए मार्केट का गिरना उठना एक अलग पैरामीटर है, खतरे का मतलब ये होता है कि आपने ट्रेड लिया, पता चला आपने यहां पर ट्रेड ओपन किया, 1 मिनट में आपको $1000 का प्रॉफिट दिख रहा है, सेकेंडों में आपको हो सकता है $800 का लॉस हो, या ये डॉलर आपका $100 बन जाए, फिर हो सकता है और हो सकता है फिर आप लॉस कर जाए। तो ये वोलेटिलिटी फेज है। इसमें समझना ये है कि जो लाइक आप अगर क्रिप्टो ट्रेड करते हो या आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो, तो मेरा यही मतलब रहेगा कि आप इन फैक्टर्स को कंक्लूड करके काम करो, और ज्यादा करके अपने आप को स्कैल्पिंग प्लस लो कैपिटल में डाइवर्स कर दो। लो कैपिटल में क्यों? क्योंकि देखो यहां पर सपना ये देखना कि नहीं मैं बड़े कैपिटल को लाके 10 गुना बड़ा बना लूंगा, ये वो समय नहीं दोस्तों। ये समय है आप लो कैपिटल को अगर रखोगे तो आपके पास जो आपकी साइकोलॉजी रहेगी वो स्ट्रांग रहेगी। सेकेंडली आप पोजीशन को अच्छी तरीके से मैनेज कर लोगे। इन केस आपका किसी टेक्निकल फेज या एरर में या वोलेटाइल फैक्टर की वजह से लॉस होता है तो आप उसको भी मैनेज कर लोगे। तो ये समय है कैश इन करने का, अभी कैश आउट करने का। आपको पता है दोस्तों इस समय सबसे ज्यादा लोग तारीफ किसकी कर रहे हैं? वॉरेन बफे की। क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 6 महीने से वॉरेन बफे भाई साहब सिर्फ और सिर्फ कैश में बैठे हुए, यानी अपने स्टॉक्स बेच के कैश में बेचे हैं। मैं ना टेलीग्राम में वो शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। मैं आपको एक शेयर करूंगा, इलॉन मस्क से लेके सारे लोग नीचे आए, उनका वेल्थ नीचे आया हुआ है, लेकिन अपने जो भाई साहब वॉरेन बफे है ना वो एकदम स्ट्रांगली होल्ड किए हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही बेच बाच के खत्म कर दिया था। तो ये देखो क्या क्या यही सब दिन देखने को रह गए हैं।
उसके बाद दिस इंक्लूड ए 15% टैरिफ ऑन यूएस कोल एंड एलएनजी एंड 10% ऑन क्रूड ऑयल एंड एग्रीकल्चर मशीनरी। कॉन्टेक्स्ट क्या था कि जो आपने लगाया हम उसका काउंटर अटैक कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ईयू ने तो और खराब कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने 4 अप्रैल 2025 का ही डेट है जहां पर चाइना ने बोला, रिस्पांस दिया, The EU fired back with the retaliatory tariff on US goods. Two specifics are still emerging. Stocks slumped across European markets are the EU braces for a 20% US tariff. तो अभी भी इसमें बहुत क्लियरिटी नहीं कि EU ने कितना लगाया है, बट आपको दिख रहा होगा कि इसने भी बोला है कि भैया हम भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ इस तरीके के डील नहीं करेंगे। इवन एक चीज चाइना के अंदर और मैं ऐड कर देना चाहता हूं कि चाइना ने मना कर दिया है जितने भी चाइनीज कंपनीज हैं यूएस में इन्वेस्ट ना करें। चाइनीज कंपनी को यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दिया। तो आप समझो खतरा किस लेवल का है। आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं। कनाडा को तो बहुत बुरी तरीके से ट्रम्प भाई साहब हमेशा बोलते रहते हैं। तो 3 से 4 अप्रैल के बीच में कनाडा ड्रॉप्ड एन एनर्जी सरचार्ज ऑन यूएस इंपोर्ट्स आफ्टर ट्रम्प थ्रेटन्ड स्टील एंड एल्युमिनियम टैरिफ बट इज नाउ प्रिपेयरिंग ब्रॉडर काउंटर लेवाइज एज द 10% बेसलाइन टैरिफ हिट। इन्होंने 10% का बेसलाइन बनाया, मतलब 10% का तो नीचे हम काम करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद वियतनाम एंड अदर्स, इन्होंने रिस्पॉन्स दिया। वियतनाम फेसिंग 46% टैरिफ, ज्वाइंट यूएस एंड वियतनामीज बिजनेस इन प्लीडिंग फॉर ए डिले सिटिंग damage to bilateral ties. India 26 tariff and other Asian nations are reportedly planning retaliatory measures through details are pending. The UK is seeking a deal rather than immediate retaliation. तो ये जो फैक्टर है इसमें कई सारे कंट्रीज जो है वो प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, और कई सारे कंट्रीज ये प्लान कर रहे हैं कि भाई हम नेगोशिएट कर लेंगे, हम डील कर लेंगे, अमेरिका से हम डील कर लेंगे, हम कहाँ जाएंगे अपना बोरिया बिस्तर बांध के। तो मोटा मोटा मैटर ये है कि ये जो वार है इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप झुको या तो आप लड़ो, बस उससे ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्रूड ऑयल। अब आपको क्रूड ऑयल के बारे में पता होगा कि क्रूड ऑयल अपने 4 साल में ऐसा गिरावट नहीं किया था जितना गिरावट इसने 2 दिन में कर दिया। आपको मैं बता सकता हूं एक दिन में 6 से 8% तक क्रूड ऑयल फॉल हो रहा था। और क्रूड ऑयल तभी फॉल होता है जब दोस्तों डिमांड जो है उसको दिखता है एकदम कम हो गया है। यानी अगर कंट्रीज रिसेशन में जाने लगती हैं तो रिसेशन के समय क्रूड ऑयल क्या करता है, एकदम प्लंग हो जाता है। अब इसके कई सारे रीजन दिए जा रहे हैं। पहला रीजन है कि ट्रम्प का टैरिफ जो है वो रिसेशन फियर को स्पार्क कर दिया, जैसा आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा। दूसरा, ओपेक ने सरप्राइज कर दिया कि हम भैया दबा के तेल अब बनाएंगे, लो जितना लेना है, डिमांड है ये नहीं, रिसेशन का खतरा मर रहा है, तुम तेले बढ़ा दिए, गिर गया। उसके बाद एक्सेम्पशन फॉर ऑयल इंपोर्ट्स, तो कई सारी जगहों पर ऑयल इंपोर्ट्स को रोक दिया गया है, तो ऑयल दबा के लोग एकदम सर्ज कर रहे हैं, बट उसका इफेक्ट आपको मार्केट के अंदर दिख गया। अब यहाँ पर एक महानुभाव से मैं आपको मिलाता हूं, इनका नाम याद रखिएगा, ये है जिम क्रेमर्स। ये बहुत बड़ा एक फंड मैनेज करते हैं, हेज फंड मैनेज करते हैं। इन्होंने बोला है कि भैया आप लोग ब्लैक मंडे के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर इन्होंने दिया है वार्निंग ऑफ ब्लैक मंडे ऑन द इवेंट, जो हुआ था उसी का इवेंट ये बता रहे हैं कि फिर से होगा। इन्होंने बोला है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प का रिसेंटली इम्पोज टैरिफ है, अमेरिका स्टॉक मार्केट और देश दुनिया में एक खतरा मंडराएगा और मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश करेगा। इसको आप जाके न्यूज चैनल पर डालोगे इनका नाम, तो आप पूरी स्टोरी पढ़ लोगे। तो अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों आपको यहाँ पर पहले ही एक डिस्क्लेमर दिया था कि हो सकता है मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊं जिससे आपको लगे कि सौरभ भाई तो हमें बेचने खरीदने करा, लेकिन मेरा पूरा ओरिएंटेशन ये है कि जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल न्यूज है मैं आप तक पहुंचाऊं। अब ये तो न्यूज वगैरह आपने सुन लिया, आइए अब देख लेते हैं मार्केट की रूपरेखा कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने ये तो समझ लिया कि मार्केट का क्या हाल है, मार्केट किस जोन में है, मार्केट के अंदर क्या गलत हो रहा है। अब आ जाओ सबसे पहले इंडियन मार्केट को देख लेते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हुआ था, डेवलपमेंट शुरू हुआ था, बट अगेन मार्केट ने अपने इस स्विंग से फिर से डाउन ट्रेंड का सिग्नल प्रोवाइड कर दिया और यहां पर मार्केट एक बहुत अच्छे बेस लाइन को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है, जहां से मार्केट को सपोर्ट लेके उठना चाहिए था। बट इस पर्टिकुलर जोन पे मार्केट 22,904 के आसपास एंड किया है, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव प्लस नेगेटिव न्यूज है। देखिए क्यों, अगर मैं इस बेस को कंसीडर करता हूं, ध्यान से समझना, इस बेस को कंसीडर करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि 22
800 से लेकर 200 तक मार्केट एक बुलिश जोन या सपोर्टिव जोन में था। अगेन आपको ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी दोस्तों कि इसको देखकर ट्रेड नहीं करना, इसको देखकर सिर्फ टेक्निकल समझना और सीखना है। सीखना और ट्रेड करना दोनों बहुत अलग होते हैं। आपको ट्रेड करना है, बिल्कुल आप अपने से करें, अपने से सीख के, मेरी वीडियोस देख के कभी ट्रेड के आइडियाज मत लें। उसके बाद आपको दिख रहा होगा मार्केट का एक अगला बेस बना हुआ। इट मींस कि अगर मार्केट 22,800 2280 के नीचे स्लिप कर जाए या किसी तरीके से मार्केट नीचे जाएगा तो आपको दिख रहा होगा 2400 तक मार्केट आराम से आ सकता है। तो फर्स्ट यहां पर डर यह है कि मार्केट 2400 के आसपास जा सकता है, और सेकंड अगर मार्केट धीरे धीरे गिरते गिरते 21,900 के नीचे आता है तो अगेन मार्केट आपको 29,706 से लेके 21,200 तक का स्पार्क आपको दिखा सकता है। तो डाउन साइड में ये प्रेशर मार्केट के अंदर है। अगर ये सपोर्ट जो है, ये बुलिश जो सपोर्ट है निफ्टी के, ये होल्ड ऑन रहता है तो ही मुझे लगता है कि यहां पर काम अच्छा रहेगा टेक्निकल पॉइंट से। और अगर मार्केट को फिर से आगे बढ़ना है इन केस इंडियन मार्केट, तो मुझे लगता है कि दिस लो शुड बी द लो, या गैप डाउन करने के बाद मार्केट इस जोन से उठे। अगर मान लो कल के दिन 400 से 500 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है, या 300 पॉइंट या 200 पॉइंट या 100 पॉइंट का भी गैप डाउन हो, क्योंकि गैप डाउन तो दिख ही रहा है मार्केट गिफ्ट निफ्टी देखो, तो 22400 एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगा बायर्स के लिए, जहां पर वो मार्केट को फिर से होल्ड ऑन करा सके। अगला मार्केट का बुलिश पड़ाव मुझे लग रहा है जब तक मार्केट 24100 को क्रॉस नहीं करेगा, मार्केट के अंदर मुझे लगता है बुलिश जोन, जो एक्चुअल बुलिश स्पार्क मार्केट के अंदर है, वो आना थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा है। तो 24,100 मुझे लगता है एक जोन है जिसको पूरे हफ्ते हमें वेट करना चाहिए अगर हम बुलिश मोड पे रहना चाहते हैं। वरना अगर मार्केट के अंदर डिक्लाइन फेज शुरू हुआ, लास्ट 2400 को भी अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता है, बुल सपोर्ट नहीं कर पाते, तो ये मार्केट धीरे 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 गिरने लगेगा। ये एक छोटा सा फैक्टर है जिसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। हालांकि इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट उतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा हम अभी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर आप देखोगे तो हर बार डिक्लाइन फेज पर मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा है। तो दिस कैन बी अ टाइप ऑफ डब्ल्यू पैटर्न जहां से मार्केट अपने आप को उठा दे। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग एवरी टाइम कि 2400 टू 2350 विल बी अ ग्रेट बाउंस जोन, जहां से मार्केट के अंदर हमें एक स्पार्क अपसाइड का देखने को मिल सकता है। अगेन दिस इज नॉट अ ट्रेड सिग्नल, दिस इज जस्ट फॉर योर टेक्निकल एनहांसमेंट। आप इसको देखो और उससे समझने की कोशिश करो, बाकी मर्जी आपकी। सेकेंडली, हम अगर यहां पर बिटकॉइन के ऊपर चर्चा करें तो बिटकॉइन के अंदर देखिए एक छोटा सा ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखाया है। बिटकॉइन के अंदर थोड़ी सी अभी आपको चीजें और देखने को मिल सकती है, निगेटिव इंपैक्ट थोड़ा सा और सर्वाइव कर सकता है मार्केट के अंदर, बिकॉज ये जोन से मार्केट फिर से बार बार क्रैश कर रहा है। सो दिस कैन बी एक्सटेंडेड एम पैटर्न। और एक्सटेंडेड एम पैटर्न की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि इसका लेग इस तरीके से होता है। तो दिस कैन बी एक्सटेंडेड एम पैटर्न, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता 88,000 के ऊपर, तब तक यहां पर कोई भी बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करना सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी रहेगी। अगर मार्केट इस लाइन को तोड़ता है तो लास्ट में 82,800 के 82,000 का एक सपोर्ट मिलेगा, वरना फिर मार्केट डायरेक्टली 76,000 की तरफ अप्रोच करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बिटकॉइन के अंदर काम करना है तो यू शुड वेट अंटिल एंड अनलेस 88,000 का लेवल ब्रीच ना हो, तब तक हमें यहाँ पर एक्सटेंडेड एम पैटर्न के हिसाब से टॉप पर सेलिंग का ही प्लान करना चाहिए। उसके बाद मैं गोल्ड के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। सो अगेन मैं गोल्ड के बारे में आपको सिर्फ यही कहूंगा, दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल जिनके पास मार्केट के अंदर गोल्ड के अच्छे पोजीशंस नहीं है, बिकॉज अनसर्टेनिटी हमेशा गोल्ड को अप ड्राइव करती है। तो अगर आप गोल्ड के बारे में समझना या सीखना चाह रहे हैं तो गोल्ड का जो पहला लेवल है वो 3000 से लेके 3000 से लेके 2990 का एक लेवल है, जहां पर मैं गोल्ड को देख रहा हूं फर्स्ट एडिशन के लिए। देखिए गोल्ड में ट्रेड अगर आप करना चाहते हो तो इस समय गोल्ड में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि थोड़े से ही अनसर्टेनिटी मार्केट ऐसे भागेगा और जब वो अनसर्टेनिटी हटेगा तो ऐसे गिरेगा भी। तो जितना तेज ये भाग रहा है उतना तेज गिर भी सकता है, बट फॉर द ट्रेडर स्कैल्पर
मेरे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कैन बी अ फर्स्ट जोन जहां पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, दिस कैन बी द सेकंड जोन एंड दिस कैन बी अ थर्ड जोन जहां पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। अगेन गोल्ड ट्रेडिंग इज इलीगल इन इंडिया। प्लीज अगर आप इंडियन मार्केट के किसी भी ब्रोकर को यूज करते हो, चाहे वो धन, एंजल वन, काइट, तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेना। मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि ये मेरा टेक्निकल स्कोप है, मेरा टेक्निकल व्यू है, इसका कहीं से मतलब नहीं है कि आपको इन जोन पर ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद मैं ऑयल के बारे में भी थोड़ी डिस्कशन करूंगा। मुझे लगता है कि ऑयल के अंदर अभी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी क्योंकि 4 साल के सबसे लोएस्ट जोन पर ऑयल यहां पर आया हुआ है एंड वी कांट बी वेरी श्योर कि मार्केट के अंदर 2057 का लेवल ये टच करेगा या नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये बात तय है कि अगर मार्केट के अंदर इस तरीके से ऑयल ड्रॉप हो रहा है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा जोन होता है जहां पर इमर्जिंग मार्केट थोड़ा ग्रो करते हैं। बट जैसा हम जान रहे हैं कि ऑयल उस पर भी रिएक्ट करता है जब रिसेशन का खतरा बहुत अच्छी तरीके से आता है, इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो और तेज ऑयल वहां पर रिएक्ट करता है। बट अगर ये 57-55 के आसपास होता है तो दिस कैन बी अ फुल बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। आप कैसे करोगे वो आप खुद से यहां पर देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। हो सकता है कि आपको वीडियोस के अंदर कुछ बातें पता चली हो, कुछ नॉलेज मैंने देने की आपको कोशिश किया होगा। बट एक चीज याद रखना कि कभी भी कोई ट्रेड कर रहा हो या इन्वेस्ट कर रहा है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया आज तक जहां पर आपको शॉर्टकट पैसा मिले या कहीं भी आपको गारंटेड मिले। ये मार्केट अपने आप में दोस्तों आधे से ज्यादा लोगों को खा जाने वाला होता है। तो प्लीज रिस्क को समझे, रिवॉर्ड्स को समझे, फाइनेंशियल से एडवाइजर से बात करें फिर ट्रेड करें। मेरा काम आप तक सिर्फ अपनी एनालिसिस, अपना टेक्निकल एनहेंसमेंट पहुंचाना था। उसके लिए मैं हर शनिवार रविवार ऐसे ही आता रहूंगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, जय श्री राम।